धीरे धीरे तुम भी समझ जाओगे। ध्रुव ने निहाल से कहा। निहाल को तो फिलहाल कोई भी ऐसे साइंस नहीं दिख रहे थे जिनके बेसिस पर यह कहा जा सके कि शिखर दिल्ली का गैंगस्टर किंग बनने वाला था। अगर ध्रुव की ये प्रेडिक्शन भी सच निकलती है तो उसे बहुत बड़ा विजनरी मानना ही होगा। निहाल वहाँ से उठ के जाने ही वाला था कि तभी ध्रुव का फोन बजा। कॉल एक अनोनिमस नंबर से आ रहा था। ध्रुव ने फोन उठाकर हेलो भी नहीं कहा था कि उसे दूसरी ओर से किसी आदमी के ठहाके मारने की आवाज आई। यार, मुझे डराने के लिए तुमने किस बुड्ढे को भेज दिया? मेरी मशीन गन निकलते ही पैंट गीली हो गई थी मिस्टर जॉश की। माफी मांगते हुए भाग लिया वहाँ से अपने बॉडीगार्ड्स के साथ। फोन की दूसरी ओर शिखर था। तुम्हें जितना हंसना है हंस लो, लेकिन सच बात तो ये है कि मैंने बुड्ढे को तुम्हारे पास भेजा ही नहीं था। वो अपनी मर्जी से तुम्हारे पास आया था। जिस दिन मैं किसी को भेजूंगा ना, उस दिन के बाद तुम्हारी ऐसे हंसी नहीं निकलेगी। ध्रुव की बात सुन के शिखर थोड़ा सा कांप गया, क्योंकि यूजुअली कोई उसे ऐसा बोलने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन उसने अपनी आवाज से ये बात जाहिर नहीं हुई। I like your confidence, young man. तुम चाहो तो हम साथ मिलके भी काम कर सकते हैं। मैं तुम्हारी एनर्जी का यूज कर सकता हूँ और तुम मेरे एक्सपीरियंस का। बोलो, मंजूर है? ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था कि शिखर ऐसा बोलने की हिमाकत कैसे कर सकता था। ये ऑफर तुम मुझे मेरी गर्लफ्रेंड को हार्म करने से पहले देते तो अच्छा रहता। तुमको नहीं लगता कि तुम्हारी टाइमिंग थोड़ी सी ऑफ है? ध्रुव की बात सुन के शिखर मुस्कुराने लगा। यार, तुम अभी एक जवान लड़के हो। गर्लफ्रेंड्स तो आती जाती रहेंगी, लेकिन ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आएंगी। सोच लो आराम से। शिखर की बात सुन के ध्रुव थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। बस कुछ पल ऐसे ही बीत गए। थोड़ी देर बाद शिखर को ये साइलेंस अजीब लगने लगी। हेलो, अरे सब्र रखो यार, थोड़ा तो टाइम चाहिए ना तुम्हारे ऑफर के बारे में सोचने के लिए। ध्रुव ये बोल के फिर से चुप हो गया। शिखर को समझ आ रहा था कि ध्रुव उसके साथ माइंड गेम्स खेल रहा है। हाँ, सोच लिया। मुझे लगता है कि अपनी बिजनेस पार्टनरशिप ज्यादा टाइम तक चल नहीं पाएगी, क्योंकि नियर फ्यूचर में मैं तुम्हें मारने का प्लान बना रहा हूँ। अब बिजनेस पार्टनर ही जिंदा नहीं बचेगा तो काहे की बिजनेस पार्टनरशिप। ध्रुव ऐसा कह के जोर जोर से हंसने लगा। डायलॉग मारने का बहुत शौक है ना तुम्हें? अच्छी बात है। लोगों को वैसे भी अपने शौक तो पूरे कर ही लेने चाहिए। खैर, इतना जरूर है कि जिन जिन लोगों ने पास्ट में मेरे प्रपोजल को ठुकराया है, उनका हश्र अच्छा नहीं हुआ है। शिखर ने ये कह के तुरंत ही फोन काट दिया। वो ध्रुव का एक और डायलॉग सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं था। थोड़ी ही देर में ध्रुव को समझ आ गया कि शिखर की बातों में हल्की सी सच्चाई तो थी ही। निहाल भागते हुए ध्रुव के पास आया। वो घबराया हुआ सा लग रहा था। ध्रुव सर, एक बैंक है जो वडाली ग्रुप को लोन पर पैसे देने के लिए तैयार हो गया है। ध्रुव ने निहाल से बैंक का नाम जानना चाहा। स्विस बैंक। निहाल की बात सुन के भी ध्रुव ने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। वो बस धीमे से मुस्कुरा दिया। निहाल को ध्रुव के इस ठंडे रिएक्शन का रीजन समझ नहीं आया, क्योंकि निहाल ने ध्रुव के साथ एक बहुत ही डेंजरस न्यूज शेयर की थी। स्विस बैंक गिल फैमिली के अलग अलग बिजनेसेस को फंड किया करता था। वो गिल फैमिली के मेंबर से बिना पूछे किसी को लोन नहीं देते थे। अगर उन्होंने वडाली ग्रुप को लोन दिया है तो इसका मतलब है कि गिल फैमिली के किसी मेंबर ने इस डिसीजन को अप्रूव किया होगा। ये पक्का गिल फैमिली के किसी वारिस का काम है। निहाल, तुम मुझे गिल फैमिली के उत्तराधिकारियों के बारे में जानकारी दे सकते हो क्या? ध्रुव ने निहाल से पूछा। निहाल ने एक क्वेश्चन सुन के सिर झुका लिया। सर, मैंने आपको आज तक किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया है, लेकिन आज मुझे माफ कर दीजिए। गिल फैमिली अपने उत्तराधिकारी को बहुत ही सीक्रेट रखती है। मैं चाह के भी आपको कुछ नहीं बता सकता। कोई बात नहीं। निहाल की बात सुन के ध्रुव ने सिर हिलाया। वो सोचने लगा कि वो ऐसे किसी दुश्मन से कैसे लड़ेगा जो दिखाई ही नहीं देता है। आश्चर्य की बात थी कि किसी को पता चल गया था कि ध्रुव भी गिल फैमिली के उत्तराधिकारियों में से एक है। देखो निहाल, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए ऐसा करना बहुत ही रिस्की होगा, लेकिन फिर भी तुम इस वारिस को ढूंढने में मेरी हेल्प कर सकते हो क्या? निहाल को महसूस हुआ कि ध्रुव की आवाज में दर्द है। वो बहुत सीरियस साउंड कर रहा था। ध्रुव उत्तराधिकारियों के बीच में कंपटीशन को तो समझ सकता था, लेकिन ये जो कोई भी था उसने इस कंपटीशन के बीच में तृप्ति को घसीट लिया था। ध्रुव से ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अगर ध्रुव पर डायरेक्ट अटैक करके उसको डिफीट कर दिया जाता तो ध्रुव इसे एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन क्योंकि तृप्ति को हार्म किया गया था तो हार्म करने वाले को पाताल में फेंकना जरूरी था। हम इन्वेस्टिगेट तो कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि ये सब किसने किया है, लेकिन इसके पहले मैं आपको वार्न भी करना चाहूंगा। ऐसा करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर किसी को इसके बारे में पता चल गया तो इसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। या तो आप अपनी पूरी इनहेरिटेंस ही लूज कर देंगे, या फिर इसके आपके फादर के करंट स्टेटस पर बहुत फर्क पड़ जाएगा। निहाल ने ध्रुव को फिर से याद दिलाया। करो, चाहे कितना भी रिस्की क्यों ना हो। ध्रुव की बात सुन के निहाल ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं स्विस बैंक में अपने फ्रेंड से इसके इन्वेस्टिगेशन में मदद करने के लिए कहूंगा। इन्वेस्टिगेशन से पहले मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा, ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है। निहाल ने ध्रुव को आखिरी वार्निंग दे दी थी। क्या ध्रुव पीछे हट जाएगा?
अगर हम ये इन्वेस्टिगेशन करना भी चाहें तो भी डिजायर्ड रिजल्ट पाना काफी कठिन होगा। निहाल ने ध्रुव से साफ साफ कहा। वो ध्रुव की गिल फैमिली के वारिस को ढूंढने में मदद करने के लिए तैयार था। ध्रुव निहाल को आगे बढ़ने का हौसला देके वहां से हॉस्पिटल चला गया। उसके हॉस्पिटल में तृप्ति के परिवार वालों से मुलाकात हुई। तृप्ति की माँ आस्था को ध्रुव पर विश्वास हो गया था। उन्हें लगने लगा था कि ध्रुव जरूर उनकी बेटी को हार्म करने वाले लोगों को पकड़ने में कामयाब होगा। बेटा, तुम किसी तरह से मेरी बेटी के गुनहगारों को पकड़ लो। हम उन्हें कोर्ट में लेके जाएंगे। हम उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। आस्था ये कहते कहते जोर जोर से रोने लगी। निशा ने अपनी माँ को ढाढ़स बंधाया। उसे अपनी माँ पर तरस भी आ रहा था। उसकी माँ को आइडिया ही नहीं था कि ध्रुव की लड़ाई किस स्तर के लोगों के साथ है। वो सारे लोग कोर्ट और जस्टिस से परे थे। जिंदल फैमिली के साथ टाइम बिताते बिताते ध्रुव को इतना तो समझ आ ही गया था कि जिंदल फैमिली एक बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है। उसने निशा से कहा, देखो निशा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे फैमिली बिजनेसेस इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो तुम कुछ टाइम के लिए मेरी किसी कंपनी को ज्वाइन कर सकती हो। ध्रुव की बात सुन के निशा कुछ पलों के लिए चुप रही और फिर बोली, मैं भी सोच रही हूँ कि तुम्हें ज्वाइन कर लूँ। इसी बहाने तुम पर भी नजर रख लूंगी। अपनी बहन को तुरंत बता दूंगी अगर तुमने कहीं और मुंह मारने की कोशिश की। निशा की बात सुन के ध्रुव भी जोर जोर से हंसने लगा। अगर मुंह मारने वाली तुम ही हुई तो खुद के बारे में अपनी बहन को बताओगी ही नहीं। ध्रुव भी कहाँ पीछे रहने वाला था। दोनों ठहाके मार के हंस पड़े। दोनों बहुत ही दिनों बाद ऐसे खुल के हंस रहे थे। तभी ध्रुव को अचानक निहाल का कॉल आ गया। हाँ निहाल, बोलो। मैं आपको कॉल पे कुछ नहीं बता सकता, मुझे आपसे मिलना है। ध्रुव को पता था कि बिना अर्जेंट काम के निहाल उसे मिलने नहीं बुलाएगा, लेकिन कुछ ही देर में डॉक्टर उसको तृप्ति का हेल्थ स्टेटस देने आने वाला था। वो बिना स्टेटस लिए वहाँ से जाना नहीं चाहता था। रुको, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास आया। ध्रुव ने फोन काटा और सीधे डॉक्टर के पास भागा। डॉक्टर ने उसे बताया कि तृप्ति अभी भी खतरे से बाहर है, लेकिन दिमाग में चोट लगने की वजह से उसे होश नहीं आ रहा है। ध्रुव तृप्ति की सलामती की प्रार्थना करते हुए हॉस्पिटल से निकल गया। वो थोड़ी देर में निहाल के पास पहुंच गया। निहाल बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। ध्रुव को देखते ही वो खड़ा हो गया। सर, आप ये तो समझ ही गए होंगे कि मैंने आपको फोन पर कुछ क्यों नहीं बताया था। निहाल की बात सुन के ध्रुव ने सिर हिलाया। गिल फैमिली के वारिस का पता चल गया क्या? निहाल के चेहरे पर आए भावों से साफ था कि ध्रुव के इस क्वेश्चन का जवाब हाँ था। उसने अपना फोन उठाया और उस पर एक फाइल नेम सर्च करने लगा। ये एक PDF फाइल थी। इसके पहले वो फाइल पर क्लिक करके ध्रुव को दिखा पाता, उसका फोन बज उठा। फोन पर फ्लैश होते हुए नंबर को देखकर निहाल की सांसें तेज चलनी शुरू हो गई। ये एक ऐसा नंबर था जो केवल गिल फैमिली के इंटरनल मेंबर्स को ही अलॉट किया जा सकता था। क्या वो और ध्रुव पकड़े गए थे? अगर फैमिली को पता चल गया कि ध्रुव ने वारिस को ढूंढने की कोशिश की है तो उसे इनहेरिटेंस से भी हाथ धोना पड़ सकता था। निहाल के कांपते हुए हाथों को देख के ध्रुव ने कहा, लाओ मैं बात करता हूँ। निहाल ध्रुव की टोन को देखकर हैरान था। ध्रुव इतना शांत कैसे हो सकता था? ध्रुव पर अपनी अरबों रुपयों की जायदाद खो जाने का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक भी शिकन तक नहीं थी। वो लंबे समय से इस वॉर का वेट कर रहा था। फोन कनेक्ट होने पर फोन के दूसरी ओर से आवाज आई। आवाज काफी डरावनी थी। तुम कौन हो? ध्रुव को पूछने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो पहले से ही जानता था कि उसे किसने कॉल किया था। चलो ध्रुव, सीधी लड़ाई लड़ते हैं। अगर तुम खुद को बचाने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम दिल्ली की हर चीज कंट्रोल कर सकते हो और एक अमीरी की जिंदगी जी सकते हो, लेकिन अगर तुमने दिल्ली के बाहर नजर डालने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी आंख नोच लूंगा। इस बात के बारे में ध्यान से सोच के मुझे कॉल करना। इससे पहले आदमी फोन काट पाए ध्रुव बोल उठा, अगर मैं इसके बारे में ना सोचूं तो तुम क्या करोगे? ध्रुव ने हिम्मत दिखाते हुए आदमी से पूछा। फिर पूरी दुनिया में तुम्हारे लिए जगह नहीं बचेगी। ध्रुव को आदमी की बात सुन के हंसी आ गई। अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे जैसे हैंडसम इंसान के लिए दुनिया में जगह ही ना बचे? ध्रुव ये कह के जोर जोर से हंसने लगा। उसके ऐसा बोलने के बाद आदमी ने तुरंत फोन काट दिया। कॉल काटने के बाद ध्रुव काफी देर तक चुप बैठा रहा। फाइनली वो एक ऐसे इंसान के कांटेक्ट में आ गया था जो गिल फैमिली की गद्दी के लिए उससे लड़ने वाला था। उसे कहीं पता तो नहीं था कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? ध्रुव ने गहरी सांस ली और कहा, अगर उसे पता भी होगा तो वो क्या कर लेगा? वो तो हम पे इन्वेस्टिगेट कर ही रहा है ना। हम दोनों ही फैमिली के रूल्स तोड़ रहे हैं। ध्रुव की बात सुन के निहाल ने हाँ में सिर हिलाया। उसकी बात में दम था। थोड़ी ही देर में ध्रुव के फोन पर अनोनिमस नंबर से एक मैसेज आया जिसमें उसे टीवी देखने के लिए कहा गया था। निहाल ने टीवी ऑन किया तो देखा कि टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश हो रही है। ललित और उसके जो साथी वेम्बली हॉल के कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व थे, उनकी हत्या कर दी गई है। ध्रुव उनसे कुछ ठोस सबूत भी नहीं निकलवा पाया था। ध्रुव को समझ आ गया था कि वडाली फैमिली और शिखर से लड़ना आसान नहीं होने वाला था। उसने निहाल से पूछा, अरे वो आदमी जिसे मैंने बुलाने के लिए कहा था वो आने के लिए तैयार हुआ या नहीं? निहाल ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया, आखिर कौन था वो आदमी?
मैं उसे लंबे समय से आने के लिए मना रहा हूँ और आखिरकार वो मान ही गया। वो अस्पताल के एंट्रेंस पर आपका इंतजार कर रहा है सर। निहाल ने ध्रुव को वापस हॉस्पिटल जाने के लिए कहा। वो तुरंत ही हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। हॉस्पिटल के गेट पर उसे एक जाना पहचाना इंसान दिखा। जैसे ही ध्रुव ने उसे देखा, वो तेजी से बाहर आ गया। ध्रुव तेजा को सामने देख के मुस्कुराया। मिस्टर गिल, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं आइसोलेशन में रहने जा रहा हूँ। आखिरकार तेजा तो आ गया था, लेकिन उसकी आवाज में गुस्सा झलक रहा था। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ध्रुव ने तेजा से कहा। आप मजाक कर रहे हो क्या? तो मिस्टर जॉश को तो जानते ही होगे। मुझे उनकी जगह किसी नए आदमी की जरूरत है और मुझे लगता है कि तुम उनकी जगह ले सकते हो। ध्रुव की बात सुन के तेजा की हंसी निकल गई। मिस्टर गिल, आप मुझे कुछ ज्यादा ही समझ रहे हैं। मैं मिस्टर जॉश की जगह लेने के लायक नहीं हूँ। वैसे मिस्टर जोश काफी काम के इंसान थे, लेकिन उन्होंने खुद को कुछ ज्यादा ही एक्सपोज कर रखा था, इसलिए दिल्ली के सभी लोग उनके पीछे पड़े रहते थे। ध्रुव को धीरे धीरे समझ आ रहा था कि मिस्टर जोश की यूटिलिटी खत्म होती जा रही है, इसलिए ध्रुव तेजा को सीन में लाना चाहता था। तेजा ध्रुव के प्लान के बारे में जान के हैरान रह गया। ध्रुव उसको देख के मुस्कुराया। मैं तुमको अच्छे से जानता हूँ। मैंने निहाल से तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली है। हालांकि अभी तुम मिस्टर जॉश के लेवल पे नहीं हो, लेकिन जल्द ही तुम उनसे कम भी नहीं होगे। ध्रुव ने तेजा को मोटिवेट करते हुए कहा। आपकी मुझसे एग्जैक्ट एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? मैं चाहता हूँ कि शिखर गुलाटी को निपटाने में तुम मेरी मदद करो। ध्रुव चाहता था कि वो खेल के सारे प्यादों को एक एक करके खत्म कर दे, ताकि इन प्यादों को चला रहे वजीर को सामने आने के लिए मजबूर होना पड़े। ध्रुव की तरह ही वो वजीर भी गिल फैमिली का वारिस था, जो फैमिली के सारे रिसोर्सेज पर कब्जा करना चाहता था। समझ गया। मैं मिस्टर गिल की शिखर गुलाटी से निपटने में मदद करने के लिए तैयार हूँ। वैसे शिखर से निपटना जग्गा से निपटने की तुलना में जरा आसान होगा, क्योंकि जग्गा तो फिर भी वाइट धंधे में इन्वॉल्व रहता था। शिखर का तो पूरा धंधा ही ब्लैक का है। अंधेरे में किसके साथ क्या हुआ किसे पता चलेगा, है ना? तेजा ने हंसते हुए ध्रुव से कहा। कितना टाइम लगेगा तुम्हें? तेजा ने एक पल के लिए सोचा और बोला। ज्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए, बस एक रात काफी होगी। ध्रुव ने तेजा के कंधे पर थपकी दी। वो मुड़ के वहाँ से चला गया। ध्रुव काफी दिनों से निधि के ऑफिस नहीं गया हुआ था। आखिरकार वो निधि की फर्म में सेल्स हेड के तौर पर काम करता था, इसलिए आज काफी दिनों बाद उसने ऑफिस जाने की सोची। ध्रुव ऑफिस पहुंच के सीधे निधि के कैबिन में हाजिरी लगाने चला गया। निधि उसे देखकर इतनी खुश हुई कि उसने उठ के ध्रुव को गले ही लगा लिया। ध्रुव को ये थोड़ा सा ऑड लगा, क्योंकि निधि ने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। शुरुआत में तो ध्रुव बुत बना खड़ा रहा, लेकिन फिर उसने धीरे से निधि को बाहों में भर लिया। ध्रुव को ऐसा करते हुए थोड़ा सा गिल्ट सा महसूस हुआ, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड तृप्ति अभी भी हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी हुई थी। हालांकि ये मोमेंट ज्यादा देर तक चल नहीं सका, क्योंकि वर्मा रियल एस्टेट का एक सेल्स मैनेजर हाँफते हुए निधि के कैबिन में घुसा। निधि को हालांकि इस तरह खुद की प्राइवेसी का इन्वेजन किया जाना पसंद नहीं था, लेकिन सेल्स मैनेजर की हालत देखकर उसके मुंह से कुछ नहीं निकला। ऑफिस में एक औरत आई है, वो सुसाइड करने की धमकी दे रही है। सेल्स मैनेजर की बात सुन के निधि और ध्रुव के कान खड़े हो गए। सुसाइड? क्यों? कहाँ पे है औरत? सेल्स मैनेजर निधि के किसी सवाल का जवाब देने की हालत में नहीं था। उसने निधि और ध्रुव को रिसेप्शन पर चलने के लिए कहा। कुछ सेकंड्स में ही निधि और ध्रुव रिसेप्शन पर पहुंच गए। रिसेप्शन पर बैठी हुई औरत निधि को देखते ही भड़क उठी। तुम लोगों ने मुझे कैसी प्रॉपर्टी बेची है? पहले ही दिन मेरे फ्लैट के हॉल की सीलिंग गिर गई। कितना बेकार मटेरियल यूज करते हो तुम फ्लैट बनाने में। तुम चाहते क्या हो कि तुम्हारे सारे कस्टमर्स फ्लैट में मूव इन करने के पहले दिन ही मर जाए? मेरी सारी जिंदगी की सेविंग्स लग गई थी उस फ्लैट में। हे भगवान, अब मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी अपने पति और अपने बच्चों को? मैं सुसाइड करने जा रही हूँ। औरत ये कहकर ऑफिस की विंडो के पास चली गई और विंडो खोल के कूदने की कोशिश करने लगी, लेकिन ध्रुव ने सही टाइम पर पहुंचकर उसे पीछे खींच लिया। ध्रुव उसे किसी तरह से वापस लाया और रिसेप्शन के पास रखे हुए काउच पर बैठा दिया। औरत ने बहुत जोर जोर से रोना शुरू कर दिया था। निधि उसे अश्योर कर रही थी कि उसका पैसा लौटा दिया जाएगा। तभी रिसेप्शन के फोन बजने शुरू हो गए। जितने भी लोगों ने वर्मा रियल एस्टेट में रिसेंटली फ्लैट्स खरीदे थे, उन सब के फ्लैट्स में कुछ न कुछ इशू आ गया था। निधि को इतने सारे कस्टमर्स की कंप्लेंट सुन के चक्कर आने लगे। वो धम से काउच पर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे लोगों को एक साथ इशू कैसे आ सकते हैं। ध्रुव को पता था कि ये किसी एक इंसान का काम था, और शायद उस इंसान की दुश्मनी निधि से नहीं, उससे थी। थोड़ी देर में एक कॉल आया और ध्रुव का ये अंदाजा सही साबित हो गया। उसे एक कॉल शिखर गुलाटी ने किया था। अरे वो उस औरत ने सुसाइड कर लिया है या नहीं? यार अगर उसने सुसाइड कर लिया तो वर्मा रियल एस्टेट की रेपुटेशन को कितना धक्का लगेगा ना। तुम्हारे 20% शेयर है ना उसमें। शिखर ध्रुव का मजाक उड़ाते हुए बोला। औरत की सुसाइड का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे खात्मे का पल काफी नजदीक आ रहा है। तुम्हें तो इतना बड़ा ऑपरेशन प्लान करना पड़ा वर्मा रियल एस्टेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन मैं बस एक इंसान को भेजूंगा और तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। सार्थक महाराज का नाम सुना है ना? सार्थक महाराज का नाम सुनते ही शिखर की हवा टाइट हो गई। सार्थक महाराज?
क्या बोला तुमने? शिखर सार्थक महाराज का नाम सुन के इतना क्यों घबरा गया था? बेशक शिखर सार्थक महाराज को जानता था। सार्थक महाराज एंटी ड्रग सेल के चीफ थे, जिन्होंने कठौता में एक बड़ा ऑपरेशन चला के एक बड़े ड्रग डीलर को पकड़ा था, जिसके बाद कठौता काफी दिनों तक ड्रग से फ्री रहा। हालांकि शिखर बुरी तरह से कांप उठा था, फिर भी उसे लग रहा था कि ध्रुव बकवास कर रहा है। ध्रुव क्या सच में इतना खतरनाक हो सकता है? शिखर का दिल ये मानने के लिए राजी ही नहीं था, फिर भी डर के मारे वो फोन रखने वाला था। तभी ध्रुव फिर से बोल पड़ा। शिखर गुलाटी, वैसे भी अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने पहले ही किसी को तुम्हारे कसीनो में भेज दिया है। अगली जिंदगी में मिलते हैं फिर। क्या मतलब क्या है तुम्हारा अगली जिंदगी? ध्रुव को शिखर का डर देखकर हंसी आ रही थी। हाँ, तुम जिसे चाहो भेज लो। मैं तो बस एक कसीनो रन करता हूँ। मेरा बैकग्राउंड भी काफी साफ है। अगर सार्थक महाराज यहाँ आ भी जाएगा तो मेरा क्या ही उखाड़ लेगा। ध्रुव को समझ आ रहा था कि शिखर एक डरे हुए कुत्ते की तरह भौंक रहा है। हाँ यार, तुम्हारी ये बात तो माननी पड़ेगी। मैंने तुम्हारे कसीनोज की जांच कराई है और मुझे कोई खास गड़बड़ नहीं मिली है। इस बात के लिए तुमको अप्रिशिएट करना बनता भी है, लेकिन कुछ गड़बड़ तो फिर भी रह ही गई है। ध्रुव की बात सुन के शिखर घबरा गया और उसने पूछा, तुम्हें ऐसा क्या ही मिल गया है जो तुम मेरे खिलाफ जाने को लेके इतने कॉन्फिडेंट हो? यार, तुम्हें ऐसा नहीं लगता क्या कि तुम्हारी कसीनो कुछ ज्यादा ही फॉर्मल लगती है? ऐसा लगता है कि मानो तुम कसीनो के पीछे कुछ कवर करना चाह रहे हो। शिखर बुरी तरह से घबरा गया। हालांकि ध्रुव ने उसे कुछ साफ साफ नहीं कहा था, फिर भी उसके मन में धुक-धुकी होने लगी थी। उसे लगने लगा था कि उसकी जिंदगी की डोर ध्रुव के हाथों में है। शिखर ने तुरंत ध्रुव का फोन काट दिया और अपने कसीनो में फोन किया। कसीनो के काउंटर पर एक पीले बालों वाला लड़का बैठा हुआ था, वो भी पूरी तरह से नशे में था। बॉस, क्या प्रॉब्लम है? आज बहुत ही अजीब टाइम पे फोन कर दिया आपने। शिखर को लड़के के लहजे से समझ आ गया कि कसीनो में कुछ गड़बड़ नहीं हुई है, फिर भी मन की शांति के लिए उसने पूछ ही लिया, कसीनो में कुछ अबनॉर्मल इवेंट तो नहीं हुआ है? शिखर की बात सुन के लड़के ने कुछ पलों के लिए छत की तरफ देखा। अब नॉर्मल तो क्या ही हो सकता है। वैसे आज तेजा अपने एक दोस्त के साथ कसीनो में आया था, वही थोड़ा सा ऑड था, बाकी तो ऐसा कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है। शिखर को ये बात अच्छे से पता थी कि तेजा जग्गा के लिए काम क्या करता था। शिखर भी अपनी टीम में तेजा जैसे किसी इंसान को चाहता था। उसने 3 बार तेजा को अपनी टीम में लाने की कोशिश भी की थी, लेकिन हर बार तेजा ने जग्गा को ही चुना था। शिखर ने कई बार तेजा को बहुत सारा पैसा देकर भी अपने साथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन तेजा ने उसके सारे ऑफर्स ठुकरा दिए थे। तेजा अपने साथ किसे लेके आया है? कसीनो के काउंटर पर बैठे पीले बालों वाले लड़के का नाम रॉकी था। मैंने उसे देखा तो नहीं है, लेकिन हमने उसको रॉयल एंट्री दे दी थी। वो हमारे कसीनो के सीक्रेट रूम में लगभग सभी को जानता था। रॉकी ने मुस्कुराते हुए शिखर से कहा। रॉकी की बात सुन के शिखर के होश उड़ गए। उसे धोखा दिया गया था। हालांकि ध्रुव को शिखर के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था, लेकिन तेजा जरूर कुछ न कुछ ऐसा ढूंढ निकालेगा जो उसके खिलाफ यूज किया जा सके। तेजा अंडरवर्ल्ड के बहुत सारे लोगों को जानता था, लगभग सभी से उसके अच्छे रिलेशंस थे। शिखर की नजर में तेजा एक क्रूअल इंसान था जो किसी भी तरह की मोरालिटी से पूरी तरह फ्री था। तेजा अकेले तो शिखर को ज्यादा डैमेज नहीं कर सकता था, लेकिन अगर उसे ध्रुव का साथ मिल गया तो वो बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता था। शिखर की आंखों में डर भरा हुआ था। उसने रॉकी से पूछा, जो इंसान आया है वो दिखता कैसा है? रॉकी अब तक शिखर के क्वेश्चन से इरिटेट हो चुका था। उसकी आंखों में भी नशा था। सर, आप इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? रॉकी की बात सुन के शिखर भड़क उठा। अपनी सारी बकवास बंद करो और जितना पूछ रहा हूँ उतना बताओ। रॉकी को समझ आ गया कि शिखर सीरियस है। चौकोर चेहरा, मोटी बाहें, लगभग 1.6 मीटर की मीडियम हाइट। शिखर ने अपने फोन में सार्थक महाराज के बारे में जानकारी सर्च करनी शुरू कर दी। रॉकी के डिस्क्रिप्शन से तो लग रहा था कि जो इंसान तेजा के साथ कसीनो में आया था वो या तो सार्थक महाराज ही था या फिर उसका बेटा था। तेजा एक एंटी ड्रग ऑफिसर को कसीनो के सीक्रेट रूम में ले जाने में सफल हो गया था। अब शिखर के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। शिखर ध्रुव से बुरी तरह से हार चुका था। उसने और ध्रुव ने एक दूसरे के खिलाफ प्लान्स बनाए थे, लेकिन ध्रुव के प्लान्स शिखर से ज्यादा बेहतर निकले। ध्रुव पूरी तरह से जीत चुका था। इससे पहले कि शिखर कुछ और करता, फोन की दूसरी तरफ से अचानक तेज आवाज आई। मिस्टर शेखर, पुलिस आ रही है। कई पुलिस वाले हैं। ये सुन के शिखर के होंठ सूख गए। कौन है वो पुलिस वाले? तेजा सार्थक महाराज के बेटे नितिन महाराज को कसीनो के अंदर घुसाने में कामयाब हो गया था। पुलिस के साथ एक कुत्ता भी है। शायद ये लोग एंटी ड्रग स्क्वाड के लोग हैं। ये लोग इस टाइम पर क्यों आए हैं? इनके आने के 3 दिन तो फिक्स रहते हैं ना। मिस्टर शेखर, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? रॉकी हक्का बक्का रह गया था। वो पुलिस को रोक नहीं सकता था और उसने पुलिस को रोकने की हिम्मत भी नहीं की। पहले दरवाजा बंद करो, किसी को अंदर मत आने देना, मैं कुछ करता हूँ। शिखर ने फोन रख दिया और तुरंत ध्रुव को फोन किया। इस बार शिखर का बात करने का लहजा अलग होने वाला था।
इस बार ध्रुव ने बात करना शुरू किया। क्या ध्रुव शिखर को माफ करेगा? यार शिखर, लगता है कि तुमने जिन लोगों को भेजा था उनको प्रॉपर्टी खरीदनी थी, उनमें से कोई सुसाइड तो नहीं ही करना चाहता। वो औरत जो सुसाइड करना चाह रही थी, मैंने उसे 10 लाख रुपए दे दिए। उसने सुसाइड करने का प्लान तो ड्रॉप कर ही दिया, साथ ही वो मुझे थैंक यू भी बोल रही है। शिखर को पता था कि ध्रुव गिल उसका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन उसके पास इस बेइज्जती को चुपचाप सहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मिस्टर गिल, मैं तुरंत ही उस औरत को वापस बुला लूंगा। ये सारा प्लान जो मैंने रचा था, उसकी सच्चाई मैं खुद जाके एक टीवी चैनल को बताऊंगा। शिखर ने हार स्वीकार कर ली थी। इस समय वो केवल यही चाहता था कि ध्रुव केवल अपनी पावर्स विड्रॉ कर ले। कसीनो के बाहर खड़े पुलिस वाले सच में उसकी जान ले लेंगे। हालांकि अब तक पुलिस को कसीनो में कुछ भी ऐसा नहीं मिला था जिससे कि वो शिखर पर किसी तरह का इल्जाम लगा सके, लेकिन शिखर को अच्छे से पता था कि पुलिस जल्द ही उसके कसीनो के सीक्रेट रूम को ढूंढ निकालेगी। शिखर के कसीनो में 2 फ्लोर्स थे। ग्राउंड फ्लोर पर एक नॉर्मल कसीनो रन किया जाता था, जबकि ऊपर वाले फ्लोर पर एक सीक्रेट रूम था जहां पर कसीनो के मेंबर्स और उनकी जान पहचान के लोग ही एंटर कर सकते थे। लोग ये कहते थे कि शिखर ने कसीनो के अंदर जन्नत बना रखी है। सीक्रेट रूम एक अय्याशी का अड्डा था। वहां पर बड़ी संख्या में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, मूवी स्टार्स और सेलिब्रिटीज आया करते थे। इनमें से ज्यादातर फीमेल्स हुआ करती थी, जिनके साथ दिल्ली के रिस्पेक्टेड जेंटलमैन अय्याशी किया करते थे। इन्हीं रिस्पेक्टेड जेंटलमैन के साथ कनेक्शंस की वजह से शिखर का रुतबा इतना बढ़ गया था। एक बार इस सीक्रेट रूम का सीक्रेट लीक हो गया, उसके बाद शिखर का बनाया हुआ पूरा एम्पायर एक पल में ढह जाएगा। उसके सारे कनेक्शंस उससे दूरी बना लेंगे। ये सब सोच के शिखर की सांसें तेज चलने लगी थी। मैं हार स्वीकार करता हूँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मुझे एक मौका दे दो। शिखर ने धीमी आवाज में ध्रुव से कहा। ध्रुव को पता था कि उसे शिखर को खत्म करने का इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा, इसलिए वो शिखर को केवल इसलिए नहीं माफ करने वाला था क्योंकि उसने डिफीट एक्सेप्ट कर ली थी। देखो, ये तो हम दोनों को पता है कि तुम इतनी जल्दी डिफीट एक्सेप्ट करने के लिए तैयार क्यों हो गए, लेकिन क्या तुम ये जानना नहीं चाहते हो कि मैंने तुम्हारे कसीनो पर रेड कराने के लिए आज का ही दिन क्यों चुना? शिखर ने खूब दिमाग दौड़ा लिया, लेकिन आज का दिन चुनने का उसे कोई रीजन समझ नहीं आ रहा था। यार, तुमने तो मुझे काफी डिसअपॉइंट कर दिया। अब तो मुझे शक हो रहा है कि तुम अपने कसीनो के मालिक भी हो या नहीं। यार, तुम्हें इतना भी याद नहीं है क्या कि आज ही के दिन तुम्हारे कसीनो में ड्रग की डिलीवरी होती है? ध्रुव की बात सुन के शिखर का गला सूखने लगा। ध्रुव के पास शिखर के बारे में इतनी डीप जानकारी थी। ड्रग डिलीवरी की डेट तो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रखी जाती थी। आखिर मुझे धोखा किसने दिया है? शिखर ने दिमाग पर पूरा जोर लगा के सोचना शुरू कर दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि ध्रुव ने फोन काट दिया है। दूसरी ओर जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, वर्मा रियल एस्टेट की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। वो औरत जिसने सुसाइड करने की धमकी दी थी, वो भी और ज्यादा इम्पेशेंट होती जा रही थी। निधि भी अपनी कंपनी के फ्यूचर को लेकर बहुत टेंस थी। उसने ऑफिस की खिड़की से झांक कर नीचे देखा तो पाया कि उसकी ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर कई सारी लग्जरी कार्स आके रुकी हैं। थोड़ी देर में राहुल वडाली निधि के ऑफिस में घुसा। निधि राहुल को देखकर घबरा गई। उसे विश्वास था कि राहुल कोई बुरी खबर लेकर ही उसके पास आया होगा। अरे निधि, मैंने सुना कि तुम कोई क्राइसिस फेस कर रही हो। राहुल की बात सुन के भी निधि ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। वो अपनी जगह जमी खड़ी रही। ये देखकर राहुल मुस्कुरा दिया। अरे मैं सच में ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, रुको मैं अभी शिखर गुलाटी को फोन करता हूँ। ये कहते ही राहुल ने शिखर को फोन लगा दिया। वो दिखाना चाहता था कि वो और शिखर एक ही टीम में हैं, लेकिन शिखर ने तुरंत ही फोन काट दिया। शिखर फिलहाल फोन का जवाब देने के मूड में नहीं था। ये देख के कि शिखर ने उसकी कॉल का आंसर नहीं दिया, राहुल ने उसे फिर से कॉल किया। तभी ध्रुव निधि के ऑफिस में घुसा। राहुल ध्रुव को देखकर मुस्कुराया। ध्रुव ने उसकी मुस्कुराहट का कोई जवाब नहीं दिया। इस बार शिखर ने राहुल की कॉल उठा ली थी। शिखर, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अगर फ्यूचर में कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। राहुल के चेहरे पर सैटिस्फैक्शन था, लेकिन शिखर के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। हे भगवान, मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए कभी तैयार नहीं होना चाहिए था। शिखर की बात सुन के राहुल चौंक गया। कल रात को ही राहुल ने शिखर के साथ डिनर किया था, तब तक तो सब ठीक था। अब अचानक से शिखर को क्या हो गया था? राहुल ने फिर भी बात संभालने की कोशिश की। शिखर गुलाटी, तुमने वर्मा रियल एस्टेट के मामले में काफी कंट्रीब्यूट किया है। तुम ऐसे उखड़े उखड़े क्यों लग रहे हो? राहुल की बात सुन के शिखर ने अपने दांत पीस लिए। मिस्टर वडाली, आप मेरी बात समझिए। हम ध्रुव को इंसल्ट करने का रिस्क नहीं ले सकते। इसके बाद शिखर ने सीधे फोन रख दिया। राहुल पूरी तरह से स्तब्ध था। आखिर ध्रुव ने शिखर के साथ क्या किया था? राहुल इस शिखर को पहचान भी नहीं पा रहा था। अब हंसने की बारी ध्रुव की थी। ध्रुव, तुमने शिखर के साथ क्या किया है? उसे सच में उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव शिखर के साथ कुछ कर सकता है। यहाँ तक कि मिस्टर जोश भी शिखर को ज्यादा से ज्यादा धमकी ही दे सकते थे। अरे तुमको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सबको खत्म कर दिया गया है।
तुम्हारा नंबर भी जल्द ही आएगा। ध्रुव ये कहकर मुस्कुराने लगा। राहुल के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। आखिर ध्रुव उसके साथ क्या करने वाला था? ध्रुव गिल, चलो मान गए तुम्हें, तुम सच में एक पावरफुल इंसान हो। राहुल की आवाज से लग रहा था कि वो ध्रुव का मजाक भी उड़ा रहा है, साथ ही साथ वो उससे इम्प्रेस भी है। ध्रुव ने आखिर शिखर को झुकने के लिए मजबूर कर दिया था। जग्गा के ना रहने के बाद शिखर ही पाली स्ट्रीट की सबसे बड़ी ताकत था। किसी के लिए भी शिखर के कसीनो को डिस्ट्रॉय करना इम्पॉसिबल था, क्योंकि कसीनो से जो लोग जुड़े हुए थे वो बड़े ओहदों पर थे। ध्रुव ने एक इम्प्रेसिव काम कर दिखाया था। राहुल उसे एडमायर तो कर रहा था, लेकिन वो हार स्वीकार करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। भले ही शिखर पर आसमान टूट पड़ा हो, फिर भी राहुल और वडाली फैमिली उसका साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। कठौता में वडाली फैमिली की फाउंडेशन को शेक करना बहुत ही मुश्किल था। भले ही वडाली फैमिली की नींव थोड़ी सी हिल गई हो, लेकिन अभी भी एक पावरफुल लेगेसी उनके पीछे थी। वो ध्रुव से निपटने की कोशिश कर रहे थे। जल्द ही ध्रुव के पास मुंह छुपाने की कोई जगह नहीं बचने वाली थी। निधि ने ध्रुव को उत्सुकता के साथ देखा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ध्रुव और राहुल आखिर किस बारे में बात कर रहे हैं। निधि राहुल को एक बड़े ही ऊंचे स्टेटस का इंसान मानती थी। वो ये देखकर थोड़ी सी सरप्राइज हो रही थी कि ध्रुव उसकी आंखों में आंखें मिला के बात कर रहा था, बल्कि निधि को ध्रुव राहुल पर भारी पड़ता हुआ लग रहा था। निधि गर्व से ध्रुव को देख रही थी। राहुल और ध्रुव कुछ और देर बात करते रहे। जैसे ही उन दोनों ने बोलना बंद किया, सुसाइड की धमकी देने वाली औरत निधि के कैबिन में आ गई। लेकिन राहुल के लिए इसमें डरने की कोई बात नहीं थी। डरने की बात तो ये थी कि औरत के साथ खूब सारा मीडिया भी वर्मा रियल एस्टेट के ऑफिस में घुसा चला आया था। मीडिया वाले औरत को ग्रिल कर रहे थे। मैडम, आपने फ्लैट नंबर 1604 कब खरीदा? मैडम, हम दिल्ली रियल एस्टेट ब्यूरो से हैं। फ्लैट में क्या समस्या है? मैडम, जितना हो सकता है उतना बताइए हमें। औरत के सामने प्रिंट, न्यूज चैनल और डिजिटल मीडिया हाउसेस के रिपोर्टर्स खड़े हुए थे। सब उससे सच जानना चाह रहे थे। औरत बहुत तनाव में आ चुकी थी। तभी ध्रुव रिपोर्टर्स के पास गया और उन्हें एड्रेस करना शुरू कर दिया। इस बेचारी औरत की तो खैर कोई गलती नहीं है। अगर आप लोगों को क्वेश्चंस पूछने ही हैं, तो इस राहुल वडाली से पूछिए। इसने अनफेयर मींस का यूज करके वर्मा रियल एस्टेट का बिजनेस टेक ओवर करने की कोशिश की है। इसने झूठी स्टोरीज प्लांट करके वर्मा रियल एस्टेट का नाम खराब करने की कोशिश की। और यहाँ पर आए हुए रिपोर्टर्स इतने बेवकूफ हैं कि जो ध्रुव गिल कहेगा वो मान लेंगे। ना कोई सबूत, ना कोई गवाह, बस कैमरे में देखा नहीं कि जो मन में आया बोल दिया। इतना ही शौक है एक्टिंग का, तो फिल्म्स में क्यों नहीं ट्राई करते? राहुल के सार्काज्म पर कुछ रिपोर्टर्स मुस्कुरा दिए। राहुल देखना चाहता था कि ध्रुव इस पर कैसे रिएक्ट करेगा। वो कॉन्फिडेंट था कि उसे फेक स्टोरीज प्लांट करने के केस से लिंक करना इम्पॉसिबल है। राहुल वडाली, तुम्हें क्या लगा था कि मैं बिना सबूत के मीडिया से बात करने वाला हूँ? ध्रुव ये कहकर मुस्कुराने लगा। ये देख के राहुल थोड़ा सा घबरा गया, लेकिन फिर भी उसने खुद को शांत दिखाने की सफल कोशिश की। तुमने पक्का कोई एविडेंस मैन्युफैक्चर किया होगा, लेकिन इसकी वजह से मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। मैं वडाली फैमिली का वारिस हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे एविडेंस को एक्सपोज करके ही रहूंगा। ध्रुव ने राहुल से इम्प्रेस होने की एक्टिंग की। वैसे वडाली फैमिली को इस बात से दुख होना चाहिए कि तुम्हारे जैसा एक मूर्ख गधा उनका वारिस है। ध्रुव की बात सुन के निधि मुस्कुरा उठी। उसे ध्रुव का ये नया रूप देख के अच्छा लग रहा था। आखिर वो कब से इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया? राहुल कुछ कहने ही वाला था, लेकिन सुसाइड की धमकी देने वाली औरत ने उसकी आस्तीन पकड़ के खींचना शुरू कर दिया। ये औरत क्या करना चाह रही थी? राहुल का चेहरा सख्त हो गया। मिस्टर वडाली, मुझे बताइए कि मैं रिपोर्टर्स के सवालों का जवाब कैसे दूं? राहुल ने घूर के औरत की तरफ देखा। मुझे क्या पता, मेरा तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हारा मैटर है, तुम देखो कि क्या बोलना है। औरत ने सिर हिलाया और रिपोर्टर्स की तरफ मुड़ गई। उसने एक ट्रांजैक्शन रिसीट सबको दिखानी शुरू कर दी। ये दिल्ली के एक बैंक की रिसीट थी। राहुल ने औरत का हाथ पकड़ के उसे रोकने की कोशिश की। ये क्या कर रही हो तुम? राहुल को अचानक महसूस हुआ कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। औरत ने राहुल का हाथ झटक के उसे दूर कर दिया। उसने ऐसी कई बैंक रिसीट्स रिपोर्टर्स को दे दी। कैमरामैन ने रिसीट्स की फोटो लेना शुरू कर दिया। ये साफ था कि बैंक रिसीट्स पर राहुल वडाली लिखा हुआ था। राहुल ये देख के बुरी तरह से भड़क गया। तुम मौत को दावा दे रहे हो? राहुल के अंदर का सारा जेंटलमैन गायब हो चुका था। रिसीट पर 10 लाख रुपए ट्रांजैक्शन अमाउंट मेंशन था। ये सीन देख के मौके पर मौजूद सभी लोग अवाक रह गए। राहुल वडाली इतना अमीर था। एक इंसान को फंसाने के लिए 10 लाख बहुत बड़ी रकम थी। रिपोर्टर्स ने आपस में बात करना शुरू कर दिया। मिस्टर वडाली सच में अमीर है। हाँ, वर्मा रियल एस्टेट को फंसाने के लिए इतनी बड़ी रकम। अमीर लोगों की बात ही अलग होती है। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। ध्रुव फिर से उसके ऊपर कीचड़ उछालने में कामयाब हो गया था। राहुल पूरी तरह से बदनाम हो चुका था। राहुल ने मुड़कर सामने खड़े हुए रिपोर्टर को घूर कर देखा और चिल्लाया, किसी में मेरे पास आने की हिम्मत है? मैं तुम सबको चुनौती देता हूँ। वहाँ मौजूद कैमरामैन ने राहुल की फोटोज क्लिक करनी शुरू कर दी। हाँ हाँ, ले लो फोटोज, जितनी लेना चाहते हो उतनी ले लो। अगर शूटिंग करने का इतना ही शौक है तो वडाली फैमिली की हवेली पे आ जाओ।
वहाँ शूट करने के लिए खूब सारा मटेरियल मिल जाएगा। राहुल खुद को शांत नहीं रख पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शिखर ने इतनी आसानी से ध्रुव से हार क्यों मान ली। ध्रुव ने राहुल को खींच के अपने बगल में खड़ा कर लिया और रिपोर्टर्स की ओर मुस्कुराते हुए देखकर बोला, अरे हमारी भी फोटोज लीजिए मिस्टर वडाली के साथ, बाद में कभी मौका मिले न मिले। वैसे भी मुझे पता है राहुल जी जेल के बाहर ज्यादा दिन तक रहने वाले नहीं हैं। राहुल का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। वो ध्रुव की जान लेना चाहता था। अपनी इस बेइज्जती का बदला राहुल कैसे लेगा? थोड़ी देर में राहुल को समझ आ गया कि मीडिया वालों के सामने आपा खोने से उसकी छवि पर गलत असर पड़ेगा, इसलिए उसने शांति से अपनी बात रखनी शुरू कर दी। मुझे तो ये बात अच्छे से पता ही है कि ये सारी बैंक रिसीट्स नकली हैं, क्योंकि मैंने तो ये ट्रांजैक्शंस किए ही नहीं। आई एम श्योर कि मिस्टर गिल को अच्छे से पता होगा कि फेक बैंक रिसीट्स बनवा के अफवाहें उड़ाना इलीगल काम है। इसकी सजा मिस्टर गिल को जल्दी मिलेगी। राहुल ने ये कहकर ध्रुव की तरफ देखा। ध्रुव के मिजाज में कोई भी चेंज नहीं आया था। मैं तो जाने कब से जेल जाने का इंतजार कर ही रहा हूँ। उम्मीद है कि मिस्टर वडाली मेरी ये इच्छा पूरी कर देंगे। ध्रुव की बात सुन के वहाँ मौजूद मीडिया के लोग हंसने लगे। टेंशन मत लो ध्रुव, तुम्हारा इंतजार अब लंबा नहीं चलेगा। राहुल इरिटेट होकर वहाँ से चला गया। जब वो वर्मा रियल एस्टेट के ऑफिस में आया था तो उसे लगा था कि वो ध्रुव के साथ खेल करने जा रहा है, लेकिन यहाँ तो ध्रुव ने ही उसके साथ खेल कर दिया था। वहाँ से निकल के राहुल बैंक नहीं गया, वो सीधे शिखर के कसीनो गया। वो देखना चाहता था कि ध्रुव ने शिखर के साथ क्या किया है। ध्रुव ने तुरंत निहाल को एक मैसेज भेजा। निहाल ने तुरंत अपने लोगों से शिखर पर नजर रखने के लिए कहा। शिखर कसीनो के बाहर खड़ा होकर हैरान आंखों से पुलिस वालों को देख रहा था। शिखर हर साल अपने कसीनो से 100 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट कमाता था, लेकिन यह पैसा उसके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना कि वो कनेक्शंस थे जो कि कसीनो में आने वाले अंडरवर्ल्ड के लोगों से बनते थे। उसका सारा रुतबा और प्रॉफिट इन्हीं कनेक्शंस की देन थी। पूरी दिल्ली में कोई भी उसे छूने की हिम्मत नहीं करता था। हालांकि अब हालात बदल चुके थे। पुलिस ने कसीनो को घेर रखा था, बाहर सन्नाटा था और अंदर के लोग डरे हुए थे। शिखर कुछ कदम चल के एंटी ड्रग स्क्वाड के चीफ सार्थक महाराज के पास गया। उसने सार्थक की तरफ एक सिगरेट बढ़ाई। हेलो सार्थक। हालांकि शिखर अंदर से बुरी तरह से घबराया हुआ था, फिर भी उसने ठीक होने का नाटक किया। सार्थक ने सिगरेट तो नहीं ली, लेकिन शिखर के कसीनो की ओर ध्यान से देखा। सार्थक, मुझे जाने दो। मेरे साथ अंदर बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, उनमें से ज्यादातर दिल्ली की बड़ी फैमिली से हैं। उनके साथ गलत मत करो। शिखर ने सिर झुका के सार्थक से कहा। उसे सार्थक के सामने सिर झुकाते हुए बहुत बुरा लग रहा था। उसको पता था कि ये सब ध्रुव की वजह से उसे करना पड़ रहा है। उसने कसम खाई कि अगर ये मामला सुलझ गया तो वो ध्रुव के टुकड़े टुकड़े कर देगा। वो चाहता था कि ध्रुव मौत से भी बदतर जिंदगी जिए। तुमको जाने दूं? तुम्हें क्या लगता है कि ये पॉसिबल भी है? शिखर को पता था कि सार्थक सच बोल रहा है। सार्थक उसे यूं ही जाने नहीं दे सकता था। हाँ सार्थक, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुमने ध्रुव की मदद क्यों की? शिखर की बात सुन के सार्थक थोड़ा सा सरप्राइज रह गया। ध्रुव की मदद करना मेरी तो औकात की बाहर की बात है, बल्कि वो मेरी मदद कर रहा है। मैं तो वैसे भी दिल्ली में एक हीरो की तरह देखा जाता हूँ। मैं चाहता था कि मेरे बेटे नितिन का भी थोड़ा नाम बने। जब ध्रुव ने मुझे तुम्हारे कसीनो पर रेड करने के लिए कहा था तो मैं बहुत खुश हो गया था। सार्थक की बात सुन के शिखर जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी से कॉन्फिडेंस साफ साफ झलक रहा था। लेकिन सार्थक महाराज, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारी इस रेड का कोई फायदा ही ना हो। तुम्हें क्या लगता है कि दिल्ली पुलिस पहली बार मेरे कसीनो पर आई है? पहले भी तो कई बार आई है, लेकिन उनके हाथ तो कभी कुछ भी नहीं लगा। पता है क्यों? सार्थक शिखर को घूरे जा रहा था। क्योंकि जब तक वो बेसमेंट में पहुंचते हैं तब तक स्टॉक को डिस्पोज कर दिया जाता है। शिखर ने अपनी छाती को ठोक के ऐलान किया। उसे कोई नहीं हरा सकता था, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक टिकी नहीं। ठीक उसी समय तेजा कसीनो के बाहर आ गया। यार शिखर, तुम मान क्यों नहीं लेते कि तुम हार चुके हो? शिखर तेजा को देख के थोड़ा सा इरिटेट हो गया। तुमने बाहर आने की हिम्मत कैसे की? तुम ना ध्रुव को हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हो। उसने तुम्हारी सारी चालों के बारे में पहले से ही सोच रखा होता है। तेजा ने एक पैकेट शिखर की तरफ फेंका जिसमें हेरोइन भरी हुई थी। शिखर हेरोइन को देख के हंसने लगा। तुम्हें लगता है कि एक पैकेट हेरोइन से तुम मेरी और मेरे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दोगे? टेंशन मत लो, पूरा खजाना है। तेजा ने चुटकी बजाई और एक बड़ा सा ट्रक दरवाजे पर आ गया। शिखर ट्रक को देखते ही पहचान गया। उसकी सारी हंसी एक पल में गायब हो गई। ये वही ट्रक था जो हर महीने उसका ड्रग का स्टॉक उस तक पहुंचाता था। शिखर हैरानी से ट्रक को देख ही रहा था कि तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। ये ट्रक मैंने तुम्हारे पास इसलिए भेजा है ताकि तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारी लाश को इसी ट्रक से अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा सके। ध्रुव गिल साहब को मेरा सलाम बोल देना। शिखर को उसके सबसे बड़े ड्रग सप्लायर ने मैसेज भेजा था। वो सप्लायर वियतनाम बेस्ड था। ध्रुव ने शिखर का पूरा खेल खत्म कर दिया था। शिखर के अंदर अब सीधा खड़ा होने की भी ताकत नहीं बची थी। वो धम से जमीन पर बैठ गया। सार्थक ने अपने बेटे नितिन को कुछ इशारा किया। नितिन
कुछ कदम चल के ट्रक के पास गया। उसने ट्रक का पीछे वाला पल्ला खोला तो देखा कि ट्रक में हजारों किलोग्राम हेरोइन भरी हुई है। पुलिस के कुत्ते इतना सारा ड्रग देख के बौखला गए और जोर जोर से भौंकने लगे। शिखर के पास ये साबित करने का कोई तरीका नहीं बचा था कि ट्रक का माल उसको सप्लाई नहीं किया गया था। सप्लायर भी ध्रुव से मिल गया था, वो भी शिखर के खिलाफ ही गवाही देने वाला था। शिखर को समझ आ गया था कि ध्रुव से झगड़ा मूल लेके उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। क्या वो खुद को बचाने का एक और प्रयास करेगा? शिखर पूरी तरह से टूट चुका था। ध्रुव ने एक ही झटके में उसे जमीन पर ला दिया था। उसके कसीनो के बाहर खड़े ट्रक में हजारों किलोग्राम हेरोइन भरी हुई थी। पुलिस वाले हेरोइन का वजन करने में बिजी थे। एंटी ड्रग स्क्वाड का चीफ सार्थक अपने बेटे नितिन को कुछ समझा रहा था। तभी एक पुलिस वाले ने हेरोइन का टोटल वेट अनाउंस कर दिया। ट्रक में टोटल 1200 किलो हेरोइन भरी हुई थी। ये सुन के शिखर की आंखों में आंसू आ गए। वो कम से कम 200 सालों के लिए जेल जाने वाला था। उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। नितिन हथकड़ी लेके शिखर के पास आया। शिखर को हथकड़ी पहना के पुलिस की गाड़ी में बैठा दिया गया। उसके कसीनो में काम करने वाले उसे घिन भरी नजरों से देख रहे थे। कुछ देर पहले तक वो कसीनो और उसके आसपास के इलाके का राजा हुआ करता था। अब वो केवल एक ड्रग डीलर था जिसे उम्र कैद मिलनी तय थी। सार्थक ने ये बोल के पुलिस की गाड़ी के अंदर की शांति भंग कर दी। मुझे कई सालों से ये बात पता है कि तुम ड्रग्स के धंधे में इन्वॉल्व्ड हो, तो मुझे पहले कभी पकड़ा क्यों नहीं? शिखर की बात सुन के सार्थक ने एक गहरी सांस ली। मैंने कई बार तुम्हारे कसीनो में प्लेन क्लोथ्स में आदमी भेजे थे, लेकिन कोई भी कभी तुम्हारे कसीनो से एक बूंद ड्रग भी बाहर नहीं ला पाया। ऐसा कहते वक्त सार्थक की आंखों में शिखर के लिए रिस्पेक्ट दिख रही थी। हालांकि शिखर काम तो इलीगल करता था, लेकिन इलीगल काम वो बहुत सलीके से करता था। शिखर ने सिर हिलाया और सार्थक से कहा, मुझे किसी से बात करनी है, तुम मुझे अपना फोन दे सकते हो? शिखर ने सार्थक से रिक्वेस्ट की। शिखर की रिक्वेस्ट सुन के सार्थक थोड़ा सा सस्पिशियस हो गया। ऐसा लग रहा है कि तुमने अभी भी हार नहीं मानी है। अपने किसी कनेक्शन को कॉल करके खुद को बचाने का इरादा है क्या? सार्थक ने हंसते हुए शिखर से पूछा। उसने ना में सिर हिला दिया। शिखर की हालत देख के नहीं लग रहा था कि वो अब और ट्राई करने के मूड में था। वो पूरी तरह से गिव अप कर चुका था। सार्थक ने अपना फोन निकाल के शिखर को दे दिया। शिखर को अब तक ध्रुव का फोन नंबर याद हो चुका था। उसने तुरंत ध्रुव को फोन मिला दिया। ध्रुव को फोन के दूसरी तरफ शिखर की आवाज सुन के हैरानी हुई। मिस्टर गिल, कैसे हैं आप? ध्रुव इसकी तो उम्मीद भी नहीं कर रहा था कि शिखर उससे इतनी रिस्पेक्ट से बात करेगा। मैं ठीक हूँ। वैसे तुमसे ये पूछने का तो कोई मतलब है नहीं कि तुम कैसे हो। तुम शायद ठीक नहीं ही होगे। ध्रुव को शिखर पर थोड़ी सी दया आ रही थी। शिखर उसकी बात सुन के हंसने लगा। मिस्टर गिल, वैसे तो आपने मेरी जिंदगी की लंका लगा दी है, लेकिन फिर भी मुझे आपकी एक क्वालिटी बहुत पसंद है। कौन सी क्वालिटी? आप जो भी करते हो बहुत ऑनेस्टी के साथ करते हो। खैर ये सब बातें छोड़िए, मुझे एक बात को लेकर बहुत क्यूरियोसिटी हो रही थी। अब ध्रुव शिखर की हर क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए तैयार था। हाँ, पूछ लो जो भी पूछना चाहते हो। आपको मेरे ड्रग सप्लायर के बारे में पता कैसे चला? मेरे कसीनो में मेरे अलावा किसी को भी ड्रग सप्लायर का नाम पता नहीं था, तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि किसी ने आपको इन्फॉर्मेशन लीक कर दी हो। मैंने तो डेफिनेटली आपको अपने सप्लायर के बारे में नहीं ही बताया होगा। ये तो खैर आप भी मानते होंगे कि मैं इतना बेवकूफ तो नहीं ही हूँ। शिखर की बात सुन के ध्रुव को हंसी आ गई। शिखर के क्वेश्चन का जवाब देने से पहले ध्रुव ने एक पल सोचा, क्या उसे अपना सोर्स रिवील कर देना चाहिए? देखो शिखर, मैं तुम्हें पूरी बात तो नहीं बता सकता। बस इतना समझ लो कि दिल्ली की सारी पावरफुल फैमिलीज को एक फैमिली कंट्रोल करती है। उस फैमिली के पास अल्टीमेट पावर है। उसी फैमिली के किसी मेंबर ने मेरी मदद की थी। निहाल ने ध्रुव को अच्छी तरह से समझाया था कि इंसान को अपने सोर्सेज अपने साथ कब्र तक ले जाने चाहिए। शिखर को समझ आ गया कि ध्रुव उसे साफ साफ बात नहीं बताएगा। फोन रखने से पहले उसने ध्रुव से एक आखिरी रिक्वेस्ट की। चलिए, आप तो मुझे पूरी सच्चाई नहीं बता रहे हैं, मैं जाते जाते आपको एक सच्चाई बता देता हूँ। ललित मेरा आदमी था और इस राहुल वडाली ने मुझसे बिना पूछे उसका मर्डर कर दिया था। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस राहुल वडाली को उसके पापों की सजा जरूर दिलवाना। शिखर का गला भर गया था। उसको पता था कि राहुल वडाली का साथ देने की वजह से ही उसकी ये हालत हुई थी। ध्रुव ने उसे अश्योर करके फोन काट दिया। दूसरी ओर शिखर के अरेस्ट के बाद राहुल वडाली थोड़ा सा निश्चिंत हो गया था। पुलिस के लिए उसे शिखर के ड्रग के धंधे से लिंक करना एक मुश्किल काम होने वाला था। सार्थक महाराज को अच्छे से पता था कि राहुल वडाली भी कठौता में ड्रग्स के धंधे में इन्वॉल्व है, लेकिन कठौता में वडाली फैमिली का इतना रसूख था कि सार्थक के लिए उन पर हाथ डालना बहुत ही मुश्किल काम था। ये बात राहुल भी अच्छे से जानता था। राहुल अपने घर के ड्राइंग रूम में अपने पिता जोगी वडाली के साथ बैठा हुआ था। वो सार्थक कितना भी बड़ा एंटी ड्रग हीरो बन जाए, उसके लिए मुझ तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। वो बस इन शिखर जैसे छोटे मोटे लोगों को ही अरेस्ट कर सकता है। मुझ तक पहुंचने के लिए तो कोई तगड़ा पुलिस ऑफिसर चाहिए जो हर तरह के प्रेशर्स को झेल सके। जल्द ही राहुल की ये इच्छा भी कबूल हो गई।
अचानक से उसके घर का दरवाजा खुला। उसने कुछ देर में सीनियर पुलिस ऑफिसर अभिमन्यु रहेजा को अपने बगल में खड़ा हुआ पाया। वो अपनी मेडिकल टीम के साथ राहुल के ब्लड और यूरिन सैंपल लेने के लिए आया था। अभिमन्यु को शक था कि राहुल नियमित तौर पर ड्रग्स लेता है। अभिमन्यु जी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपके पास कोई वारंट या कोर्ट का ऑर्डर है? आप ऐसे ही किसी के घर में घुस के किसी का सैंपल नहीं ले सकते। जोगी की बात सुनकर अभिमन्यु रहेजा जोर जोर से हंसने लगा। अभिमन्यु रहेजा के वर्ड्स ही कोर्ट का ऑर्डर होते हैं। अभिमन्यु ने घूर के राहुल को देखा और अपनी मेडिकल टीम से कहा, अगर ये खुद से यूरिन सैंपल ना दे तो जबरदस्ती इसकी पैंट उतार के सैंपल ले लेना। मुझे देख के ये पेशाब तो कर ही देगा। अभिमन्यु ये कह के हंसने लगा। राहुल के हलक से सांस अंदर नहीं जा रही थी। क्या वो पकड़ा जाने वाला था? आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे शीशी दीजिए, मैं वॉशरूम जाके यूरिन सैंपल लेके आता हूँ। राहुल की हालत देख के अभिमन्यु मुस्कुरा रहा था। उसकी मेडिकल टीम जबरदस्ती राहुल की पैंट उतार के उसका यूरिन सैंपल लेने की कोशिश कर रही थी। राहुल के पिता जोगी बडाली अपने बेटे की हालत देखकर शर्मिंदा हो रहे थे, लेकिन वो भी अभिमन्यु के सामने पूरी तरह से हेल्पलेस थे। राहुल फाइनली यूरिन और ब्लड सैंपल देने के लिए तैयार हो गया था। अभिमन्यु ने सैंपल टेस्टिंग के लिए लैब में भेज दिए। टेस्ट के रिजल्ट्स देख के अभिमन्यु हैरान रह गया। रिजल्ट साफ साफ बता रहे थे कि राहुल ने पिछले 6 महीनों में कोई भी ड्रग कंज्यूम नहीं किया था। जब राहुल को टेस्ट रिजल्ट आने की बात पता चली तो वो अभिमन्यु से मिलने पुलिस स्टेशन पहुंच गया। अब हंसने की बारी उसकी थी। क्या हो गया इंस्पेक्टर साहब, सुना है मेरा टेस्ट नेगेटिव आया है। आपको तो बड़ी निराशा हुई होगी। अरे कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मैंने वॉशरूम जाके अपना सैंपल लिया ही ना हो? वॉशरूम में शायद कोई क्लीन सैंपल पहले से ही रखा हो। मैंने बाहर आके आपकी मेडिकल टीम को वही पकड़ा दिया। या ऐसा भी हो सकता है कि आपने मेरे सैंपल्स जिस लैब में टेस्टिंग के लिए भेजे हो वहां का कोई एम्प्लॉय मुझसे मिला हुआ हो। शायद उसने मुझसे पैसे लेके रिपोर्ट मेरे फेवर में बना दी हो। वो तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि मेरे जैसे अय्याश आदमी के शरीर से ड्रग ना निकले। अभिमन्यु राहुल की बात सुनने के बाद भी बिल्कुल चुप था। वो बस राहुल को घूरे जा रहा था। तभी राहुल की टोन अचानक से चेंज हो गई। अबे ओ पुलिस ऑफिसर, मेरी बात सुन। अगर किसी को बड़ा ड्रग लॉर्ड बनना है तो सबसे पहली चीज उसे ये करनी चाहिए कि उसे खुद अपने प्रोडक्ट्स कंज्यूम नहीं करने चाहिए। तुझे ये सब बातें नहीं पता है, इसीलिए तू बस एक ऑफिसर है और मेरी फैमिली कठौता की सबसे इन्फ्लुएंशियल फैमिली है। राहुल अभिमन्यु पर बुरी तरह से भड़का हुआ था। वहाँ से उठ के जाने से पहले उसने कहा, आज के बाद अगर तूने मेरे बाप के सामने मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश की ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा, फिर चाहे उसके बाद मुझे जेल ही क्यों न जाना पड़े। राहुल इतना कह के पुलिस स्टेशन से निकल गया। अभिमन्यु रहेजा अपनी जगह पर जमा बैठा रह गया। उससे आज तक किसी ने इतनी बदतमीजी से बात नहीं की थी। वो कठौता का सबसे रिस्पेक्टेड पुलिस ऑफिसर माना जाता था। बड़ी फैमिलीज के लोग भी उससे बहुत तमीज से बात किया करते थे, लेकिन राहुल की उसके बाप के सामने बेइज्जती करके शायद उसने राहुल की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। अभिमन्यु भी चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसने तुरंत फोन उठा के राहुल को कॉल करके बस इतना बोला, सुनो राहुल बडाली, मुझे ट्यूलिप गार्डन के बारे में पता है। अभिमन्यु ने इतना कह के फोन काट दिया। उसने राहुल के कुछ कहने का वेट भी नहीं किया। अभिमन्यु के मुंह से ट्यूलिप गार्डन का नाम सुन के राहुल के होश उड़ गए। ट्यूलिप गार्डन में ही वडाली फैमिली के सारे राज दफन थे। अगर कोई ट्यूलिप गार्डन तक पहुंचने में कामयाब हो गया तो वो तुरंत ही वडाली फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकता था। राहुल घबराया हुआ अपने घर पहुंचा। उसे ये देख के हैरानी हुई कि उसके पापा जोगी वडाली बिना बॉडीगार्ड्स के कहीं जा रहे हैं। आमतौर पर वो ऐसा कभी नहीं करते थे। राहुल भी उनके साथ गाड़ी के अंदर जाके बैठ गया। पापा अकेले कहाँ जा रहे हैं आप? ट्यूलिप गार्डन। राहुल अपने पापा की बात सुन के चौंक गया। उसके पापा अचानक से ट्यूलिप गार्डन क्यों जा रहे थे? अभिमन्यु की कही हुई बात अभी भी उसके दिमाग में ताजा थी। राहुल ने अपने पिता से ट्यूलिप गार्डन जाने का रीजन पूछा तो उन्होंने बताया, मुझे पता चला है कि कुछ लोग ट्यूलिप गार्डन के बारे में थोड़ा सीरियस हो रहे हैं, इसलिए जाकर चेक करना चाहता था कि सब ठीक है या नहीं। जोगी ने कार स्टार्ट की। लेकिन पापा खुशी की बात यह है कि चीजें दोबारा से स्टेबलाइज हो रही हैं। द न्यू बिजनेस बैंक ने जो हमको 100 करोड़ का लोन दिया है उसकी वजह से हम अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। बेटा मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि द न्यू बिजनेस बैंक आखिर हमको लोन देगा क्यों? ज्यादातर बैंक्स की तरह इस बैंक को भी गिल फैमिली कंट्रोल करती है। हम तो उनके सामने बहुत छोटे हैं। उनका हमारे साथ कोई बिजनेस इंटरेस्ट भी ओवरलैप नहीं करता है। वो अचानक से हम पे इतना मेहरबान क्यों हो गए? ये बात मुझे कुछ अजीब लग रही है। जोगी की बात सुन के राहुल मुस्कुराने लगा, मानो वो इस गुत्थी का राज जानता हो। पापा आपके नालायक बेटे ने एक बहुत ही कमाल की इंफॉर्मेशन ढूंढ के निकाली है। आपको वो ध्रुव गिल याद है ना? हाँ यार, उसे कोई कैसे ही भूल सकता है। जोगी ने हाँ में सिर हिलाया। ध्रुव की याद आते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। मुझे तो लगता था कि वो ध्रुव गिल बस निधि वर्मा का एक छोटा सा एम्प्लॉय है, लेकिन वो तो बहुत पहुंची हुई चीज निकला। वो गिल फैमिली के कई वारिसों में से एक है। गिल फैमिली के ही किसी और वारिस ने हमें वो लोन दिया है ताकि हमें ध्रुव गिल से लड़ने में मदद मिल सके।
मैं तो कहता हूँ कि इन वारिसों की लड़ाई का फायदा उठा के हम अपनी फैमिली की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। राहुल बहुत ही एक्साइटेड लग रहा था। जोगी ने उसकी बात सुन के गहरी सांस ली। लेकिन इनकी लड़ाई में पड़ के हम मारे भी तो जा सकते हैं। जोगी को अपने बेटे की सेफ्टी की चिंता हो रही थी। राहुल ने उसे अश्योर किया कि उसे कुछ नहीं होगा। तभी जोगी की आवाज की टोन अचानक से बदल गई। और अगर मैं कहूँ कि गिल फैमिली के सीक्रेट्स लीक करने की केवल एक ही सजा है और वो है मौत। जोगी ने ये कह के अपना स्किन मास्क उतार दिया। राहुल उस स्किन मास्क के पीछे छुपे हुए शख्स को देख के हैरान रह गया। इतनी देर से उसके बगल में ध्रुव गिल बैठा हुआ था। ध्रुव ने निहाल को फोन करके द न्यू बिजनेस बैंक को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा। द न्यू बिजनेस बैंक को इन्वेस्टिगेट करके वो जान सकते थे कि वडाली फैमिली को पैसे गिल फैमिली के किस वारिस ने पहुंचाए थे। ध्रुव के बगल में बैठे जोगी के पैर कांप रहे थे। क्या उसे गिल फैमिली का सीक्रेट लीक करने की सजा मिलने वाली थी? पलक झपकते ही शॉपिंग मॉल के बाहर और आसपास के मॉल के गेट पर एक बैनर लगा दिया गया। वडाली फैमिली में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने के लिए द न्यू बिजनेस बैंक को धन्यवाद। जाहिर है इसका मकसद सभी को ये बताना था कि वडाली फैमिली ने इन्वेस्टमेंट की खबर लीक कर दी है। गिल फैमिली के लिए 100 करोड़ कोई बात नहीं थी, लेकिन उनकी रेपुटेशन के लिहाज से ये एक इम्पोर्टेंट इशू था। राहुल ने अपने सपोर्टर के साथ धोखा किया और इसके रिजल्ट्स बुरे होंगे। साथ ही साथ निहाल के लोगों ने ये खबर मीडिया में बुरी तरह से वायरल कर दी। लोगों ने खबर को हाथों हाथ लेकर कई तरह के कमेंट्स करने शुरू कर दिए। मैं तो जान के हैरान हूँ, द न्यू बिजनेस बैंक का मेजर शेयर होल्डर गिल फैमिली से निकला। गिल फैमिली, क्या वो अभी भी ऑपरेट कर रहे हैं? मैंने तो इंटरनेट पर पढ़ा था कि गिल फैमिली डिसॉल्व हो गई है। तुम पागल हो क्या? तुम्हें क्या लगता है कि टॉप की फैमिली ऐसे डिसॉल्व हो जाएगी? इस घटना के बाद द न्यू बिजनेस बैंक का शेयर प्राइस गिरने लगा। कुछ देर बाद ध्रुव ने निहाल को यह खबर रोकने के लिए कहा, क्योंकि डिजायर इफेक्ट अचीव हो चुका था। ध्रुव को एक बैलेंस मेंटेन करके चलना था। वो राहुल को बैक करने वाली गिल फैमिली के वारिस को मैसेज भी देना चाहता था और गिल फैमिली के बारे में ज्यादा कुछ रिवील नहीं करना चाहता था। निहाल ने उसे फिर से रिमाइंड किया कि फैमिली के रूल्स का पालन करना जरूरी था। जैसे ही बैनर के छपने की खबर बाहर आई, राहुल आग बबूला हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके बैकर ने ध्रुव के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। ऐसा तो नहीं था कि गिल फैमिली का वारिस पावरफुल नहीं होगा, क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वो छिप कर रहना चाहता था? ध्रुव इन्वेस्टमेंट की खबर लीक करने का ठीकरा राहुल के सिर पर फोड़ना चाहता था। राहुल और उसके परिवार से छुटकारा पाने के लिए ध्रुव को और किसी का भी यूज करने की जरूरत थी। राहुल ने जब तक बैनर देखे तब तक काफी देर हो चुकी थी। पहले तो उसे बहुत जोर से गुस्सा आया, लेकिन फिर वो शांत हो गया, क्योंकि आपा खोने से कोई सोल्यूशन निकलने वाला था नहीं। एकमात्र इंसान जो इसे सॉल्व कर सकता था उसका नाम था ध्रुव गिल। राहुल ने तुरंत ध्रुव को फोन किया और बड़ी ही मीठी टोन में उससे बात करनी शुरू की। ध्रुव नहीं, मिस्टर गिल, अगर मैं आपकी गलती मान लूं तो क्या आप अपना मन बदल सकते हैं? ऐसा कहने के बाद राहुल ने खुद को एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, मुझे पता है कि मैंने गलती की है। आप चाहो तो मैं तृप्ति के पैरों पर गिर के माफी मांग सकता हूँ। राहुल को ये सब कहते हुए बहुत बुरा लग रहा था। उसे ध्रुव के सामने झुकना पड़ रहा था, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब वो केवल ध्रुव से भीख मांग सकता था। तुमको सच में लगता है कि तृप्ति के सामने घुटने टेक देने से तुम्हें माफी मिल जाएगी? तुम उससे माफी मांगने के लायक भी हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? अगर ये मामला बिगड़ गया तो पूरे शहर में खूनी तूफान मच जाएगा। अगर वडाली फैमिली पगला गई ना, तो जो केओस मचेगा वो संभाले नहीं संभलेगा। राहुल ने ध्रुव को धमकी देते हुए कहा। उसकी धमकी पूरी तरह से बेसलेस नहीं थी। कठौता में वडाली फैमिली की इतनी हैसियत तो थी कि वो काफी हंगामा खड़ा कर सकते थे। मैं देखना चाहूंगा कि वडाली फैमिली कितनी पावरफुल है। ध्रुव पर राहुल की धमकी का कोई भी असर नहीं हुआ। राहुल ये देख के सहम गया। मैं तुमसे कई गुना ज्यादा पागल हूँ। तुमने तृप्ति को रुलाया, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे एक्शंस का असर दुनिया पर क्या होता है। इतना कहने के बाद ध्रुव अस्पताल चला गया। जैसे ही ध्रुव चला गया, राहुल को एक फोन आया। पूरी कॉल के दौरान राहुल ने बोलने की हिम्मत नहीं की। राहुल, तुम बस अपनी डेथ का वेट करो। राहुल का पूरा शरीर कांप रहा था। उसे सामने वाले को कुछ समझाने का मौका भी नहीं मिला। तभी उसके घर के नौकर ने उसे फोन किया। वडाली फैमिली बर्बाद हो गई सर। राहुल का शरीर ढीला पड़ गया। वो जमीन पर बैठ गया और उसने खुद को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका बैकर गिल फैमिली से था या नहीं। अगर उसने 100 करोड़ रुपए की मदद दी थी तो ऐसे हाथ एकदम से क्यों खींच लिए? उसके लिए गिल फैमिली के स्टाचर वाली फैमिली के तौर तरीकों को समझना जरा मुश्किल था। दूसरी ओर ध्रुव हॉस्पिटल में तृप्ति के बगल में बैठा हुआ था। तृप्ति को अभी तक होश नहीं आया था। वो तृप्ति के सिर को सहला रहा था। तभी निहाल ने आके ध्रुव को बताया कि द न्यू बिजनेस बैंक ने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी है। ध्रुव ने धीमे से सिर हिला दिया। वो निहाल के साथ बाहर आया तो उसने देखा कि रमोना शेट्टी उससे मिलने आई हुई है। रमोना ध्रुव को अपने साथ बाहर लेकर जाना चाहती थी।
ये बात किसी से छुपी हुई नहीं थी कि रमोना की ध्रुव के लिए रोमांटिक फीलिंग्स थी। वो चाहती थी कि ध्रुव उसकी तरफ प्यार से देखे। ध्रुव को भी माइंड रिफ्रेश करने की जरूरत थी, इसलिए वो रमोना के साथ डिनर पर बाहर चला गया। रमोना ने पहले से ही एक 5 स्टार होटल में एक टेबल बुक कर रखी थी। ध्रुव के साथ डिनर करते वक्त रमोना को एहसास हुआ कि ध्रुव तो उसमें किसी तरह का कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है। वो लगातार एक लड़की को देखे जा रहा है जो स्विमिंग करते हुए 3 आदमियों से अपना वीडियो बनवा रही थी। रमोना को लगा कि शायद वो लड़की कोई सोशल मीडिया स्टार है जो वीडियो बनाती है। रमोना ने हंसते हुए ध्रुव से कहा, लगता है तुम्हें उस लड़की में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट आ रहा है। तुम तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहे। ध्रुव ने मुड़ के रमोना की तरफ देखा। वो मेरी क्लासमेट है यार। एक्सक्यूज मी, मैं जरा उससे मिल के आता हूँ। ध्रुव उठ के उस लड़की के पास गया जो 3 आदमियों से अपना वीडियो बनवा रही थी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तृप्ति की बेस्ट फ्रेंड आभा हल्दर थी। आभा को इतने कम कपड़े पहने हुए देख के ध्रुव को हैरानी हुई थी। उसका वीडियो बना रहा एक आदमी उससे कह रहा था, यार तुम्हें क्या लगता है ये लोग तुम्हें स्विम करते देखने के लिए मरे जा रहे हैं? हमें ऐसा वीडियो बनाना है जिसमें लगे कि स्विमर का स्विम सूट खुल के जिस्म से अलग हो गया, ताकि वो वीडियो वायरल हो सके। अगर तुम ऐसा कर पाओ तो बताओ, नहीं तो हमारा टाइम मत वेस्ट करो। आदमी की बात सुन के ध्रुव हैरान रह गया। लोग वायरल होने के लिए क्या क्या करने को तैयार थे। क्या ध्रुव आभा की मदद करेगा?